पता नहीं, किसी को पता है इस मुल्क में कि इलेक्शन कब होगा भी या नहीं होगा, ये मैं तो नहीं जानता। तमाम पॉलिटिकल जमातों को, जिम्मेदारों को बैठकर एक फैसला करना चाहिए कि ये हो सकता है। ये अदलिया बचाओ रैली नहीं है, ये है अदलिया से इमरान को बचाओ, बल्कि अदल से इमरान को बचाओ। वो दफा 44 का जो है वो नफाज किया है। राना सनाउल्लाह लाशें चाहता है, राना सनाउल्लाह खून चाहता है। इमरान खान साहब को अब ख्याल आया है अदलिया बचाओ की तहरीक शुरू करनी है कि इंसान को अपने माजी पे भी एक नजर दौड़ाना चाहिए। ये हथकंडे बताते हैं कि ये मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर दुनिया भर में ख़वातीन को खिराज तहसीन। पाकिस्तान की बहादुर ख़वातीन ने तवील इस्तेसाल के बाद ही मकाम हासिल किया है कि आज उनके हुकूक की बात हो रही है। अगरचे उन हुकूक के उसूल में अभी भी रुकावटें हैं, इन आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपनी ख़वातीन के शाना बशाना खड़े हैं। नाज़रीन, बात आइनी हुकूक की हो रही है तो ये भी कहना पड़ेगा कि आज का दिन आइन में दिए गए सियासी हुकूक के हवाले से कोई अच्छा साबित नहीं हुआ है। अलबत्ता ये बहस अपनी जगह मौजूद है कि नौबत यहाँ तक पहुँची कैसे है, क्यों पहुँची है, किसने इसमें कितना हिस्सा डाला है कि आज हम इन हालात को पहुँच गए हैं। तहरीक इंसाफ ने आज से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करना था, जिसके लिए लाहौर में रैली का एहतमाम किया गया, लेकिन पहले निगरान सूबाई हुकूमत की जानिब से रैली पर पाबंदी का हुक्म आया। फिर पैमरा ने रैली की कवरेज पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद पुरतशद्दुद वाक़यात भी सामने आए, गिरफ्तारियां हुई। अहम बात यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ने आज पंजाब असम्बली के इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। ऐसे में यह सवाल अपनी जगह खड़ा है कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद बुनियादी आइनी हक पर पाबंदी का क्या जवाब है। इस हवाले से वज़ीर दाखिला ने क्या जवाब पेश किया, पहले वो सुनिए। लाहौर में ये इमरानी फितने ने एक बर्गर मार्च भी जो है वो भी आज अनाउंस किया हुआ है, और ये सारी एक ही विसेनिटी बनती है। वही एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी औरत मार्च हो रहा है, जहाँ पे हया मार्च हो रहा है, और साथ में ये फितना खान ने मुनासिब समझा है कि ये अपने फितने को भी जो है वो बीच में उजागर करे, और उसके लिए इसने बर्गर मार्च जो है वो अनाउंस किया हुआ है। एजेंसीज की जो है वो रिपोर्ट्स थी, जिसके ऊपर पंजाब केयर टेकर गवर्नमेंट ने दफा 44 का जो है वो नफाज किया है। ये जवाब कितना मंतकी है, इस पर बात करेंगे। अगरचे तहरीक इंसाफ ने रैली मुलतवी कर दी है, इसका ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन का मामला भी अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है। गवर्नर और ECP की मुशावरत बेनतीजा साबित हुई। अब गवर्नर तारीख देने में इतना वक्त क्यों ले रहे हैं? क्या ये समझा जाए कि हुकूमती इत्तेहाद सूबों में इलेक्शन रुकवाने के लिए हर मुमकिन हर हद तक जाने का फैसला कर चुका है? इस दौरान स्पीकर कौमी असम्बली ने एक दरमियानी रास्ता निकालने की बात कर दी है। ये बात हम गुज़िश्ता कई प्रोग्राम से करते आ रहे हैं कि ये मामला आपके सामने रखेंगे आज के प्रोग्राम में भी, कि हम कोशिश अपने प्रोग्राम ये कर रहे हैं काफ़ी दिन से कि अगर कोई डायलॉग हो तो थोड़ा सा ऑपोजिशन और थोड़ा सा गवर्नमेंट दोनों मिल के कुछ गुजारा करें और कोई मिडल वे तलाश करें इलेक्शन के लिए, ताकि कोई ऐसी बदमज़गी पैदा ना हो कि जो जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं होती। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं मेहमान, उनका तारुफ करा दूँ। अताउल्लाह तारड़ साहब मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत ही एक्टिव जो है वो लीडर भी हैं। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप दोनों जो है मेरे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। मैं ज़रा आई विल स्टार्ट विद यू तारड़ साहब, मुझे ये बताइएगा कि सूबाई हुकूमत ने आज पाबंदी लगा दी, दफ़ा 144 लगा दिया, वफाकी हुकूमत ने भी उसको एंडोर्स किया। क्या ये बेसिकली बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं हुई है? देखिए, बात यह है आदिल अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया। एक शख्स कोर्ट के प्रोसेस को वायलेट करता है और कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोर्टों में नहीं जा सकता, मैं फ़र्द जुर्म आयद होनी हो तो तारीख ले ली जाती है, हाई कोर्टों में जाया जाता है तो बाकायदा जत्थे साथ होते हैं, लश्कर कशी करते हैं, मुसल्लह जत्थों के साथ हाई कोर्टों में और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाया जाता है। तो ये किस तरह की तबीयत है कि जो रैली के लिए ठीक होती है और जब कोर्टें बुलाएं तो कोर्ट में जाने से ये कासिर होते हैं। तो देखिए, ये डिसाइड कर लेना कि अगर एक चीज़ आपको सूट करती है तो उसके लिए आप पूरे शहर का निज़ाम धर्म बरम करेंगे, आप कोई दरख्वास्त नहीं देंगे अप्रूवल के लिए, आप कोई इंतज़ामिया से बैठ के सिक्योरिटी मीटिंग नहीं करेंगे, आप कोई रूट तय नहीं करेंगे, आप पॉइंट्स जो इस्तकबालिये लगे हैं वो डिस्कस नहीं करेंगे और अपने ताईं ऐलान कर देंगे कि हमने ये रैली रखी है। तो देखिए, ये कोई बिल्कुल ला कानूनियत वाली बात तो नहीं है ना कि आपको इजाज़त दे दी जाए बगैर दरख्वास्त के।
दरख्वास्त किसी को दी, कब दी, कितने बजे दी, उसमें सारे पॉइंट्स लिखे नहीं लिखे। हम भी अपोजिशन में रहे हैं, हमने भी जलसे किए हैं, हमने भी दरखास्तें दी हैं, इंतजामिया के कहने पे अपने वेन्यूज को भी चेंज करते रहे हैं। सो अभी आपका बेसिक जो आपका इशू है कि आपको तमाम इजाजतें हैं। अभी आपका बेसिक इशू क्या है? आपके सामने जो इस वक्त बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि इन्होंने आपसे इजाजत नहीं ली, टाइमली नहीं ली, ये वजह है, या फिर जो है वो आप समझते हैं कि चूंकि ये अदालत नहीं जा रहे तो लिहाजा इनको जो है वो रैली नहीं निकालने दी जाएगी? नहीं, तो दोनों चीजें हैं। बात यह है कि सूबाई हुकूमत को और ज़िलाई इंतज़ामिया को एक एप्लीकेशन देनी होती है, एक परमिशन लेनी होती है। PSL चल रहा है लाहौर के अंदर, उसका एक और रूट है और उसमें टीमें प्रैक्टिस भी कर रही हैं, मैचेस भी जो हैं वो भी मुनक्कद कल से वहाँ पे हो रहे हैं। तो ये तो इजाज़त नहीं ना दी जा सकती कि PSL भी हो रहा हो, बाकी भी सिक्योरिटी के खदशात हों और आप अपने ताई एक रैली डिसाइड करने ज़िला इंतज़ामिया को ना बताएं। बुनियादी वजह तो ये है। तारक साहब ये बताएं, मगर जो मेरा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने वो भी आपके सामने रख दिया। दोनों रख दिया। आपका ये ख्याल है, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली भी आप समझते हैं कि एक तरफ वो बहाना ढूंढते हैं, नहीं जाते, लेकिन यहाँ आप वो है, लेकिन आप साथ में कह रहे हैं कि इजाजत नहीं ली तो इस वजह से हम जो है वो ये रैली हमने नहीं होने दी, PSL भी हो रहा है, औरत मार्च भी था और ये सारी चीजें। अब जरा मुझे ये बताइएगा, ये जो इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है उसके बाद जो है वो किस हद तक आपके लिए मुमकिन होगा कि आप ये रैलीज जो है वो मजीद रोक सकें या पंजाब हुकूमत इसको रोक सके? क्योंकि अब तो वो कहते हैं हमारी किक ऑफ हो रही थी रैली इलेक्शन की, तो ऐसे वक्त में जो है ये सब कुछ किया, उसके बाद में मैं आता हूं कि आज जो कुछ हुआ है। फिर देखिए, बिल्कुल इलेक्शन में तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है और वो जैसे चाहें कैंपेन चला सकते हैं, रिमेनिंग विद इन द रूल्स। उस पर कोई कदगन नहीं है, उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, वो बिल्कुल उनको पूरी तरह फैसिलिटेट किया जाएगा। मगर अगर ये इतलात हों कि मुसल्ला जत्थे वहाँ पे मौजूद हैं, और देखिए ये सोशल मीडिया पे इनके अपने कारकुनान कीलों के साथ, डंडों के साथ, गुलेलों के साथ, तो ये पुरअमन एहतजाज या पुरअमन रैली तो ना हुई ना। और अगर उसमें खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार है? और इमरान खान साहब तो अंदर बैठे होते हैं और उनके इर्द गिर्द तो हिसार होता है। तो जो औरतें बच्चे वहां पे आते हैं शिरकत के लिए, सर वो आज एक देखे ना, आज उनके कारकुन का इंतकाल भी हो गया शेलिंग से ही। वो ये जो कुछ अभी आज हुआ है दिन भर, क्योंकि टेंशन तो अब इससे बढ़ रही है। मुझे जरा अब ऑन अब्बास साहब ये बताइएगा, आप लोगों ने परमिशन नहीं ली? वो कहते हैं अगर परमिशन ली होती तो फिर हम देते, और आपने एक ऐसे दिन में जब PSL भी है और औरत मार्च भी है और साथ में वो पॉलिटिकल नैरेटिव भी ले रहे हैं कि एक तरफ आप अदालतों में जाने को तैयार नहीं है लेकिन जलसे करने को तैयार हैं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। एक पुरअमन रैली निकाली जानी थी जिसका मकसद ये था कि जो अदलिया के फ़ैसले हैं उनको एक तरीके से, उसका जो एक नैरेटिव है उनको एक मतलब जिस तरीके से मरीम नवाज शरीफ उनको टार्निश कर रही हैं, उनको बचाया रहे कि अदलिया के जो फ़ैसले हैं वो हमारे लिए होली हैं, वो हमारे लिए रिलीजियस हैं, उसको फॉलो करते हैं और कौम उनको प्रोटेक्ट करेगी। एक रैली निकाली जानी थी। मैं मानता हूँ कि शायद दरख्वास्त दी हो या ना दी हो, तारक साहब की अपनी बात, अगर दरख्वास्त नहीं भी दी, 1 मिनट के लिए प्रज्यूम कर लेते हैं, इस वक्त तक 2 लोग शहीद हो चुके हैं, 2 कारकुन। मैं आपके प्रोग्राम पे बता रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों में कितने गट्स हैं बासी साहब कि उनके फ़ोटो दिखा दें। मैं आपके प्रोग्राम पे अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप बिलाल और नवीद की फ़ोटो दिखा दीजिए। दोनों के सर फट चुके हैं। एक तो मैं जरा माजूर चाहता हूँ, बड़े अफसोस की बात है, दुख है अगर उनका इंतकाल हो गया, लेकिन ये ऐसे ना करें ना सर, गट्स वाली बात ना करें, वो तो मसला नहीं है। जी जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक का नाम बिलाल है, दूसरे का नाम नवीद है। बिलाल का ताल्लुक लाहौर से है और नवीद का ताल्लुक साउथ पंजाब से है। 2 कारकुन हमारे शहीद हो चुके हैं, इमरान खान के घर के बाहर शहीद हुए, और जिस तरीके से बेहमाना तरीके से मारा गया। और यार भाई, हमको इंडिया से आए थे, एक रैली थी, आज तक कौन सी रैली में आपने हमारे डंडे देखे हैं? कितने हमने नुकसान पहुंचाया अब किसी सरकारी इमलाक को? हम पाकिस्तान के रहने वाले शहरी थे, 2 लोग जो इमरान खान से मोहब्बत करते थे, आपने उनको कत्ल कर दिया, आपने उनको शहीद कर दिया, और आप ये कह रहे हैं कि एक NOC नहीं दिया। अभी आप फोटो चला के दिखाएं ना बासी साहब, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं बिलाल की फोटो, दिखाएं उसको। और तारड़ साहब से सवाल पूछे, एक पॉलिटिकल वर्कर है, क्या कोई पॉलिटिकल वर्कर किसी और पॉलिटिकल वर्कर की मौत देख सकता है? मैं नहीं देख सकता। मैं अल्लाह से डर के कहता हूं कि मेरा दुश्मन जितना भी हो, मैं इतना कम ज़र्फ नहीं हो सकता कि मैं किसी के लोग शहीद कर दूं। एज अ मुसलमान ये कौन सी इंसानियत है? एक राना सनाउल्लाह की मेंटालिटी एक इस हुकूमत के दिमाग में बैठ गई है और बंदे मारने शुरू कर दिए। और कह रहे NOC नहीं लिया। मैं NOC लिए बैर इमरान खान के घर अभी 1 घंटे बाद जाने वाला हूँ।
अताउल्लाह साहब मेरे भी सर में गोली मार के मुद्दे में मार दें आप, नहीं मार दें पाकिस्तानी को जो इमरान खान के घर जा रहा है, मेरे पास एनओसी नहीं है जाने का। राइट यार ये कौन सी लॉजिक हो गई? सर मैं जरा इस पर आपको जरा, आप जो बात करें अफसोसनाक बात है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर अगर वो तशद्दुद का निशाना बनता है, ये बात काबिल मजम्मत भी है, अफसोसनाक भी है। जो आप बात करें ना दिखाने की, देखिए ये बात ना करें, यहाँ सब कुछ दिखाते रहे हैं, ये पाबंदी मीडिया पे आपके दौर में भी लगती रही है। फोटो व्हाट्सएप कर देता हूं, चला दीजिए बिलाल की। सर मैं बता रहा हूं ना आपको, अभी भी वो फिक्र ना करें आप। सवाल ये है कि ये ताना आप इसलिए नहीं दे सकते कि आपके दौर में भी मीडिया के ऊपर जो है ना वो ठीक ठाक जो है वो दबाव और कैमरा के जरिए जो है वो फैसले कराए जाते थे। सर मैं गुजारिश तो मेरी गुजारिश सुन लेंगे आप। पैमरा ने पाबंदी लगाई हुई है, ये पैमरा आप ठीक कर लेते जिस वक्त आपकी भी गवर्नमेंट थी। पैमरा हुकूमतों के लिए इस्तेमाल होता है ना सर। सुन ले मेरी बात तो सुन ले सर। दूसरी बात, शहीद की शक्ल दिखाने पे मेरी बात तो सुन लेना आप। मैंने आपकी बात सुन ली ना हुजूर वाला, मैं मेरी बात सुन ले। अब मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब आप ये बात कहते हैं ना, देखिए रवैयों पे भी तो फिर गौर करना पड़ेगा ना। अब जब पुलिस वालों के साथ, अभी शाम में यहाँ इस्लामाबाद में भी यही हो रहा था, जब आप पुलिस वालों के साथ भी यूनिफॉर्म, धक्के, लड़ाई झगड़े, गालम गलोच मुंह के ऊपर आएंगे, तो ये रवैया भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है ना। हमें भी तो अपने रवैयों पे थोड़ा गौर करना है। ये एक बात अफसोसनाक है, तो वो बात भी अफसोसनाक है कि कारकुनान को ये इख्तियार किसने दिया कि वो गिरबान और यूनिफॉर्म जो है लोगों के छीलते रहे। दूसरी बात सर, मैं जरा गुजारिश तो करने देना सर, क्योंकि आप ये लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं सर, कि वो जो पुरअमन कारकुन जो इमरान खान के घर के बाहर खड़े थे अपने लीडर की मोहब्बत में और उसकी हिफाजत के लिए, अगर वो वहां पे खड़े होने पे उनको मारना या शहीद करना, नहीं आप गलत उसको रिलेट, नहीं सर आप गलत रिलेट कर रहे हैं। मैंने पहले उसकी मजम्मत की है, साथ में ये बताया कि हमें भी ये, सर मेरी बात सुने, किधर नहीं फाड़े सर। अभी आपको फुटेज मैं भेजता हूं, अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद में एसपी को जो है वो धक्के दे रहे हैं। खवातीन की फुटेज भेजता हूं जिनमें कपड़े फाड़े उनके जी उन्होंने। सर मैं कह रहा हूं आपसे, क्यों नहीं यूनिफॉर्म पुलिस वालों के यूनिफॉर्म और धक्के नहीं दिए, आप मुझे बताएं। पुलिस वालों के ऊपर ये रवैया नहीं रखा क्या? कपड़ों की खवातीन के कपड़े भेजो जो उनके कपड़े फाड़े। सर अफसोसनाक है ना, मैं तो उसकी भी मजम्मत कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं वो भी काबिल मजम्मत बात है, लेकिन हमें भी देखना होगा। दूसरी बात, आई थिंक वी आर डिस्कसिंग समथिंग डिफरेंट, पुलिस एग्रेशन भी मजम्मत है और ये भी इसकी भी मजम्मत है। हमें इन रवैयों पर गौर करने की जरूरत है कि आपने उसके कपड़ों के ऊपर हाथ लगाया। शायद सर यूनिफॉर्म ऑफिसर्स को धक्के दिए या नहीं दिए, मारा या नहीं मारा है? एसपी यहाँ पर सर्विंग एसपी को जो है वो लिटा के रैली के अंदर मारा था कि नहीं मारा दिया हो, या पुलिस के दफ्तर में जाके दिया हो? इमरान खान के घर के बाहर अगर लोग, भाई साहब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अदम बर्दाश्त मुआशरे में दोनों तरफ से नुकसानदेह है। 2 थप्पड़ और मार लो, दोनों तरफ से नुकसानदेह ना अदम बर्दाश्त। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि रवैयों पे सबको गौर करना पड़ेगा ना कि नौबत यहां तक ना जाए। तो फिर 2 बंदे मारना जायज हो गया सर? सर नाजायज है ना, मैंने आप गलत जोड़ रहे हैं ना, ऐसे ना आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, किसी और के साथ आप कर सकते हैं, मेरे साथ आप इस तरह नहीं आप मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते। मैंने जो बात की है वो टीवी के ऊपर बात की है। मैं ये कह रहा हूं काबिल अफसोस बात है, लेकिन हमें भी गौर करना पड़ेगा और काबिल मजम्मत है, लेकिन हमें भी ये देखना पड़ेगा कि मामलात को उस नहज तक हम ना लेके जाएं। चाहे जो जुल्म है उसको जुल्म कहना चाहिए, गलत हुआ है वो गलत हुआ है। जी तारड़ साहब वो कहते हैं कि जी हम करने क्या आए थे कि आपने जो है वो हमारी रैली के ऊपर इस तरह का अटैक किया है और हमारे 2 कारकुन जो हैं वो जहां भाग हो गए। देखिए मेरे पास कोई तस्दीकशुदा इतलात इस हवाले से नहीं है किसी डेथ के हवाले से, और अभी सूबाई हुकूमत का कोई पॉइंट ऑफ व्यू इस पर आ जाएगा और वो बताएंगे कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी तक मेरे पास ऐसी कोई इतलात मौसूल नहीं हुई, मगर देखिए बात यह है कि जब इंतज़ामिया ने इनको कहा कि जी ये रैली मत निकाली जाए, ये जब कारकुनों को कॉल देते हैं, इश्ताल दिलवाते हैं, मैं किसी तरीके भी तशद्दुद की उसकी बिल्कुल मैं उसको नहीं कंडोन करता। अभी इतलात आ जाएंगी, सारा पता लग जाएगा कि क्या मामला हुआ क्या नहीं हुआ। मगर देखिए अब ये दूसरों की जानों को खतरे में क्यों डालते हैं? एक तरीक़ेकार है, एक प्रॉपर पॉलिसी है, उसके तहत दरख्वास्त दें, चीज़ों को देखें, सिक्योरिटी डिप्लॉय करवाएं और एक खुश असलूबी से अपने मामलात को लेकर चलें। अगर यही रवैया रहा कि हर जगह स्टेट की रेट को चैलेंज, हर जगह जाके किसी का गिरबान पकड़ो, किसी के आगे आ जाओ, किसी को डंडा मारो, तो ये फिर ये कैसे मामलात आगे चलेंगे? लेकिन तारड़ साहब मसला ये है ना कि देखिए जी ऑन अब्बास साहब, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ऐड कर देता हूँ। एक का नाम बिलाल है, दूसरे का नाम है गलती से, उसका नाम है ज़िल्ले अली। ज़िल्ले अली को आज पहले अरेस्ट किया मैंने, अभी आपकी जो प्रोड्यूसर है उसको वीडियो भेज दी है। वो इस वक्त आपको जो वीडियो आप दिखा सकते हैं, इस वीडियो में वो पुलिस वैन में बैठा हुआ है, उसको वैन में ले जाएगा और उसके बाद उसको शहीद करके जो फोटो है वो भी आपको फोटो भेज रहा हूँ।
लेट्स प्ले इट, सभी पता चल जाएगा कि पुलिस वैन के अंदर किसी को अरेस्ट करने के बाद कैसे कत्ल किया जाता है। इफ दैट सेंसिटाइजेस, अगर ये जस्टिफाई करता है एक एनओसी के पेपर के ऊपर, तो फिर ठीक है, आपका हक है, 2 बंदे आप मार सकते थे। फिर नहीं, ये तो अनफेयर है सर, जान किसी की लेना, ये तो किसी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैंने आपको रुखसार को भेज दिया, आप चला दीजिए। ये तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन, मैं तो कतई नहीं कह रहा, हमारे पास कोई इतलात अभी नहीं है, हमारे पास कोई कंफर्म्ड इतलात नहीं है सर। मगर वो कह रहे हैं कि मेरे पास कंफर्म इत्तलात है अपने कारकुनान की। थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस पे कमेंट करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, आता है तो फिर हम ऑब्वियसली इस पे हम बेहतर पोजीशन में होंगे कि हम बात कर सकें। सर लेकिन मुझे अब ये बताएं कि ये मामला किस तरह चलेगा तारड़ साहब, अगर सियासी जाहिर है, तो मैंने आपको कहा ना कि वहाँ रैलीज आप भी कह रहे हैं कि जी जाहिर है ये तो अब होनी है, सारा कुछ इलेक्शन डेट भी शेड्यूल भी आ गया सामने, लेकिन ये मामला क्या इसी तरह चलेगा कि वो कोई प्लान करेंगे, गवर्नमेंट जो है उनको इस तरह रोकेगी, या कोई पॉलिटिकल रास्ता भी आप लोगों के पास बचा है, या सिर्फ अब फोर्स से एक दूसरे को डील करना है? देखिए, हमने तो बड़ी कोशिश की, जब बिसाके मईशत की बात की, जब 2013 में इलेक्ट होने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब बनी गाला गए, इमरान खान साहब से मुलाकात की, हमने तो हमेशा डायलॉग की बात की है, और उस बदतरीन दौर में भी की है जब हमारे खिलाफ मुकदमात बन रहे थे, हमें जेलों में डाला जा रहा था, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा था। हमने तो तब भी बिसाके मईशत की बात की थी, इस मुल्क की खातिर की थी। तो देखिए, बातचीत चलती रहनी चाहिए, सियासतदानों में बातचीत ही तो होती है, डायलॉग के थ्रू ही मामलात आगे चलते हैं। मगर इमरान खान साहब जिस नहज पे चीज़ों को ले गए हैं, और जिस तरीके से चोर चोर डाकू डाकू की गर्दान 2014 से लेके अब तक जारी है, और वो किसी से बात करने को वो हकारत से उसको ठुकरा देते हैं, तो फिर तो देखें ना, अब हमने भी एक पॉलिटिकल स्टांस अपना लिया है, हम भी बात नहीं करते, हम भी इंटरेस्टेड नहीं है कि इनके साथ डायलॉग में एंगेज किया जाए। अगर धौंस धांधली से और कोर्टों पे इस तरह लश्कर कशी करने से और कोर्टों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने से ये मामलात आगे चलने हैं, तो फिर तो ये बड़ा अफसोसनाक मामला है। मुझे इसका कोई आगे हेडवे बनता नजर नहीं आता। ऑब्वियसली टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, लेकिन आप खुश असलूबी के साथ आगे ले जाने के लिए। लेकिन अभी मैं जरा आपको, राणा साहब ने जो गुफ्तगू की थी 2 दिन पहले, जरा वो मैं आपता हूं कि वो क्या सोल्यूशन दे रहे हैं कि कैसे जो है वो इलेक्शन हो सकता है या रैलियां हो सकती है, जरा पहले वो सुनिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंदी लगा दे कि ना कोई जलसा होगा, ना कोई जुलूस होगा, ना कोई रैली होगी, ना ही जो है वो किसी बंद कमरे में जो है वो बेलगाम बकवास होगी, गाली गलोच होगी, अदारों को बदनाम किया जाएगा। इस किस्म की अगर पाबंदियां लगा दे और जो इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करे उसको नाअहल करार दिया जाए, तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जी, वो इतनी पाबंदियों के साथ फिर जो है वो कौन सा इलेक्शन होगा, कैसे रैली निकलेगी, कैसे होगा ये सारा? देखें, ऑब्वियसली नहीं देखें, वो बिल्कुल जिस तरह जलसे जुलूस, रैलियां और इलेक्शन के दौरान एक कन्वेंसिंग कैंपेनिंग होती है, वो तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का एक ऑलरेडी तहरीर शुदा कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है। उसकी बाउंड्स के अंदर रहते रहते तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यह हासिल होगा कि वो अपनी कैंपेन भी करें, वो अपने मामलात को आगे भी चलाएं। मगर मैं ये समझता हूं कि ये फिर उस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सबको अग्री करना होगा कि वो पुरअमन कैंपेन चलाएंगे, रिमेनिंग विद इन द रूल्स चलाएंगे, और जलसे जुलूस रैलीज पे तो पाबंदी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा हैं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये इक्वल राइट हासिल है कि वो तमाम सियासी सरगर्मियों में जो है वो अपना बिल्कुल कैरी आउट करें उसको जिस तरह उनका दिल करता है। सर, मगर इंटीरियर मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं ना कि पाबंदी लगा दें, ना कोई जलसा हो, ना कोई रैली हो, और फिर किस तरीके से जो है वो बाहर निकले कोई? नहीं, देखिए, ऑब्वियसली वो पाबंदी कानून के मुताबिक नहीं लग सकती। मेरा इस पे बिल्कुल डिफरेंट व्यू है। नहीं, देखिए, मेरा बिल्कुल डिफरेंट व्यू है कि जलसे जुलूस रैलियां इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत वो बिल्कुल अलाउड हैं, वो बिल्कुल होनी चाहिए। जो रूल्स को वायलेट करे फिर वहां पे ऑब्वियसली कानून हरकत में आए, मगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हक हासिल है कि वो अपनी सियासी सरगर्मियां जो हैं वो जोरों शोरों से जारी रखें। ठीक है, राइट। ऑन साहब, आप कुछ बात करना चाहते हो? फिर मैंने ब्रेक लेनी है, जरा डिस्कशन को फिर आगे बढ़ाना है। जी, बस सिंपल सी बात है वैसे कि आप ये देखें कि सबसे पहले 76 के करीब 76 टू बी वेरी प्रिसाइज आपने खान साहब पे पर्चे कर दिए। मैं सिर्फ आखिरी पर्चे का मतन आपको पढ़ा देता हूँ, जो कि क्वेटा में हुआ है, जिसकी आज वो शायद आवाज़ भी चल रही थी कि क्वेटा से पुलिस आई थी। जो गवादर का पर्चा है वो तो इंतहाई इडियोटिक किस्म का है, मैं सिर्फ क्वेटा वाला बना देता हूँ। एक शख्स किसी हॉस्पिटल में बैठा था, चाय बैठा पी रहा था, तो उसने कहा मैंने इमरान खान साहब को देखा कि वो किसी इदारे के सरबराह के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरे उल्टे साइड के ऊपर तकलीफ शुरू हो
गई और मैं ज़हनी कोफ्त में चला गया, इसलिए फौरी तौर पर गद्दारी का मुकदमा इमरान खान के दर्ज किया जाए और वो गद्दारी का मतलब कोयटा में दर्ज हो गया और आज पुलिस गिरफ्तार कर रहे हैं आगे। सो आपने 76 मुकदमे ऐसे दर्ज कर दिए खान साहब के खिलाफ। आपने पैमरा पे पाबंदी लगा दी कि वो तकरीर ना टीवी पे कर सकते हैं ना सोशल मीडिया पे कर सकते, वो भी बंद हो गया। आपने रैली आज निकालने, एक पुरअमन रैली निकालनी थी, उस पर पाबंदी लगा के उसके 2 कारकुनों को शहीद भी कर दिया कि खान साहब वहां से बाहर भी नहीं रही शक्ल से। अब इसके बाद इलेक्शन होगा कैसे? मैं आपको बताऊं इलेक्शन कैसा होगा। खान साहब अगर जमान पार्क से एक दिन के लिए एक कदम भी बाहर ना रखे ना, मैं आपको आदिल अब्बास साहब कहता हूं खान साहब पंजाब असम्बली की 272 में से 220 सीटें जीत के वापस आएंगे और जो 52 सीटें हैं वो भी किसी की मरहून मिन्नत है जो इनको मिल जाएंगी, अदरवाइज वो भी शायद इनको ना मिल सके। आपने जो करना करें, अवाम ने अपना ज़हन जमहूरियत के हिसाब से बना लिया है और आप दिन ब दिन जितना कुछ करते जाएंगे वो सारा आपके अगेंस्ट जाएगा। ये एक पॉलिटिकल वर्कर समझ सकता है एंड आई कैन श्योर यू कि अताउल्लाह ताला साहब एट हार्ट एट नोज कि इनकी जमात के साथ क्या होता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ राना सनाउल्लाह मेंटेलिटी जितना जितना प्रवेल करती जाएगी, ये बदमाशी, ये ताकत, ये जो फख्र और घुमंड है ना जी, ये जितना चढ़ेगा कहीं ना कहीं खुदा ने आना तो है, कहीं पे इंसानियत तो बसती है। ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक हियर। तो ऐसी मैं ब्रेक लेता हूं, हैज टू टर्न अ रोल। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा तारड़ साहब सामने ये रखेंगे बात कि वो कह रहे हैं कि 220 सीटें वो जीत जाएंगे अगर वो अंदर भी बैठे रहे, कमरे के अंदर भी बैठे रहे। तो आप जो है वो इस वजह से वो कह रहे हैं कि घबरा रहे हैं। ब्रेक के बाद मजीद बात होगी। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे तारड़ साहब, अगर आप उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें क्विकली, क्योंकि फिर मैंने ज़रा मरियम नवाज साहबा ने जो कल गुफ्तगू की है उस पर बात करनी है। देखिए, मैं बिल्कुल क्लियरली ये समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिल्कुल ये राइट हासिल है कि वो अपनी कैंपेन भी चलाएँ, वो सियासी सरगर्मी में हिस्सा भी लें, मगर देखिए एक तरफ अदालतों के ऑर्डर्स को इस तरह वायलेट करना, फ़र्द जुर्म पे ना आना, हेल्थ के इश्यूज को साइड करके पूरे अकाउंटेबिलिटी के और इंसाफ के प्रोसेस को डिले करना, ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। हमारे पे जब ये वक्त आया था तो हमने अदालतों को भी फेस किया था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी की थी, हमने जेलें भी देखी थी। सर वो कह रहे हैं अगर आप वो कह रहे हैं हम मजे का केसेस बना रहे हैं, अवॉइड करेंगे। सर वो कह रहे हैं मजे का केसेस बना रहे हैं, आप अदलिया को मलाइन कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हम उनके डिफेंस में निकले। मेरा नहीं ख्याल, नहीं देखिए, वो मैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट वाले पर्चे पे नहीं कमेंट कर सकता, वो किसने दिया, कैसे हुआ, वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट खुद उस पर बेहतर बताएगी। मेरा तो सिर्फ ये मानना है कि तोशा खाना में अरबों रुपए की चोरी हुई है। मेरा तो ये मानना है कि टिरियन जेड वाइट केस डिस्क्वालिफिकेशन का एक बड़ा राइप केस है। तो इन तमाम केसेस में जवाब तो देना होगा ना। ये नहीं हो सकता कि आप तोशा खाना से अरबों रुपए के तहाइफ जो हैं वो ब्लैक मार्केट में अंडर वैल्यू करके बेच दें और वो सारा पैसा अपने अकाउंटों में ट्रांसफर करके पर्सनल यूज में लाएं और फिर क्या मामूली मुकदमात हैं, हमने इनका जवाब नहीं देना। राइट, सीरियस। चले इसी पर मैं जरा मरियम साहबा ने जो कल बात की है वो भी जरा सुनवाता हूं। हरबे इस्तेमाल ओके, जरा सुनवाइएगा जी मरियम साहबा ने जो कल रद्द की। ये अदलिया बचाओ रैली नहीं है, ये है अदलिया से इमरान को बचाओ, बल्कि अदल से इमरान को बचाओ। अदल हो गया, इंसाफ हो गया, जो कि होगा इंशाअल्लाह ताला। इमरान का कोई नाम लेवा पाकिस्तान में नहीं बचेगा। ऑन साहब, उन लोगों का ये ख्याल है PMLN का या गवर्नमेंट का कि आप लोग जो केसेस हैं जिसमें पता है कि आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो सकती है उससे आप बच रहे हैं, और वो कहते हैं कि अदलिया बचाने के लिए नहीं बल्कि अदलिया को दबाव में लाने के लिए आप लोग ये सारी रैली और कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें वासी साहब 2 इश्यूज हैं। पहले तो आप एक पास ट्रैक देख लें इस पॉलिटिकल पार्टी का 1997 से लेके मरियम नवाज शरीफ के वालिद का, नवाज शरीफ साहब का और इनका, इन्होंने कभी भी अदलिया को ऐसा नहीं हुआ कि मलाइन ना किया हो जब इनको फील हो कि उनके अदलिया अगेंस्ट है। जस्टिस सिजाद अली साहब को जब ये मारने के लिए, जब ये खुद प्राइम मिनिस्टर थे, उनके भाई शहबाज शरीफ वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, तो वो चाय वाले कमरे में जाके तमाम अदलिया के जज वहाँ के छुप गए थे और उससे मूव करते करते आप मरियम नवाज शरीफ की स्पीच उठा के ले एक हफ्ता पहले, जिसमें सिटिंग 2 जजेस के ऊपर ये गुफ्तगू फरमा रही थी कि वो करप्ट हैं, सिटिंग 2 चीफ सर्विंग जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उसके बावजूद अदलिया भी खामोश हो गई। अब उस अदलिया
को एक यकजहती के लिए एक रैली निकलती है जिसकी शायद एक एनओसी का कागज, शायद अगर तारा साहब कह भी रहे हैं हमसे मिस हो गया हो, तो उसके नतीजे में हमें कहा कि जी आपके 2 बंदे शहीद होने बनते, चले जी मान जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड आप ये बताइए, आप वो जो इस वक्त फरमा रही है कि जी अदलिया पे प्रेशर, हमारा अदलिया पे कौन सा प्रेशर है? 10 अप्रैल की रात को हमारे खिलाफ फैसला आया था, आपने कभी हमारे मुंह से सुना कि कौन से जज उस वक्त बैठे थे जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दिया था? हमने फैसले पे तनकीद की थी, किसी जजेस पे तनकीद नहीं की। ये एक पुराना इनका तरीकाकार है कि जब कभी अदलिया इनके खिलाफ फैसले नहीं तो ये जातियात पे इसमें एक मसला है ना, और ये जातियात अदलिया नहीं है, एक मसला है आप लोगों ने देखिए, नहीं सर नहीं पे जाती है सर, इसमें एक मसला है, पैरामीटर्स डिफरेंट है सर। मेरी बात सुने, अब इसमें एक मसला है ना सर कि जब काजी फाइज ईसा साहब का मामला था, उनका रेफरेंस गया, तो उस वक्त तो आपने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज जो हैं उन पे रेफरेंस भेज दिया था, और बाद में फिर सदर साहब ने भी, खान साहब ने भी, सब ने उस पर माजरत की कि हमसे वो मतलब गलत हो गया या जो बयानात सामने आए। अच्छा, ये तो आज कंपैरिजन करते हैं, एक एथिकल कंपैरिजन करते हैं। एक है किसी के खिलाफ कानून के मुताबिक रेफरेंस फाइल करना, गलत या ठीक, एक रेफरेंस फाइल हुआ, एक दरखास्त दी गई कि उनके कोई एसेट बियॉन्ड मीन या जो भी होंगे, अगर वो गलत निकले तो उसके बाद अगर आप समझते हैं माजरत हो तो माजरत हो गई। एक है किसी जज को गाली देना कि तुम करप्ट हो, तुम चोर हो, तुम बदमाश हो, तुम्हारे बैठने की वजह, ये दोनों अलग चीजें हैं। सड़क पे घसीट के किसी के गिरबान को पकड़ना और दरखास्त देना कि भाई मैंने तुमसे लड़ना है, ये तुम्हारी चीज गलत है, इसमें एक और कोई कंपैरिजन नहीं है। कौन सा इसमें एक और कंपैरिजन भी है ना। अब पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर अदलिया को इन्वॉल्व करें तो ये भी तो एक बात है ना कि आप अदालत का सहारा लें अपने मामलात के, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं इस वक्त क्रॉस बात कर रहा हूं। सो ये भी तो आप अदलिया को इसके अंदर शामिल करें। दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर अदलिया का एहतराम हम सब पर लाजिम है, लेकिन आप लोग एक इदारे को जो है वो पूरा टारगेट करते हैं, पूरा तनकीद करते हैं, न्यूट्रल से लेकर सारे नाम नीचे तक आपने दिए हुए, लेकिन दूसरे का आप दिफा करते हैं। दूसरी साइड से अदलिया के ऊपर बात हो रही होती है और वहां से दूसरे मामले पे खामोशी है। सो ये जो अपनी मर्जी के इदारे, अपनी मर्जी के माजरत के साथ जजेस, अपनी मर्जी के जर्नैल, अपनी मर्जी के ब्यूरोक्रेट्स, ये पाकिस्तान को आगे तो नहीं ले जा रही है चीज, ये तो पाकिस्तान को पीछे ले जा रही है कि जो मेरा बंदा है वो क्लियर है, जो दूसरे का बंदा है वो करप्ट है और वो खराब है। अच्छा, जहां तक तो अदलिया का ताल्लुक है, हमने कोई भी जब भी अदलिया को अप्रोच किया है तो किसी कोई पर्सनल फेवर के लिए नहीं किया। अगर खान साहब के खिलाफ 76 मुकदमात हैं और आप समझते हैं आदिल अब्बासी साहब कि इमरान खान एक इतना बड़ा दहशतगर्द है कि पाकिस्तान की तारीख का जिसमें 76 मुकदमा, वो तो बॉन्डे केसेस है सर, शायद अफगानिस्तान से वो तो बॉन्डे केसेस नहीं होंगे, 76 केसेस तो वो उसमें मेजॉरिटी बॉन्डे केसेस। अब उसके रिलीफ के लिए अब्बासी साहब उसमें अगर उसके रिलीफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं तो आप समझते हैं वो हमें रिलीफ देते जा रहे हैं। अगर ये जो ऐसे आपने फरमाया जो तोशा खाना का केस है जिसपे उन्होंने कहा जी अरबों रुपए, लेकिन इसमें मसला ये है कि जिस केस में फर्द जुर्म आयद होनी है उसमें वो पेश नहीं हो रहे और जो कमजोर केस है उसमें वो जमानत करा लेते हैं या उस केस को फेस कर लेते हैं। ये भी तो एक इशू है ना। आप तोशा खाना केस को डिस्कस ही क्यों नहीं कर लेते? तोशा खाना का केस ही क्या है कि उनको एक तरीके से, एक लीगल तरीके से एक तोहफे में घड़ी मिली जिनकी वैल्यू डिक्लेयर सरकार ने की, जिसपे 50% उन्होंने वो पैसे जमा करवाए, वो घड़ी अपने पास ले ली। अब उन्होंने कहा मैंने घड़ी बेच दी, ये कानून के मुताबिक ट्रांजैक्शन हो गई। आप 2000 से लेके, बल्कि आप 1990 से लेके 2022 तक तमाम प्राइम मिनिस्टर्स, तमाम जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, आप उनके तहफ़ का नतीजा निकाल लें, क्या उनके पास वो तहफ़ मौजूद होंगे? अगर पूरे 3.5 साल की गवर्नमेंट में इमरान खान के पास इसका जवाब ले लेता हूं, जो कि लीगल उनको मिला था, उसको बेच के अगर कंपैरिजन करना है तो पिछले तोहफे तहफ़ का भी सारों का कर लें। और वो कह रहे हैं बड़ा सादा सा केस है ये, इसको इतना मुश्किल नहीं है, उन्होंने पैसे देके चीज ली है, और पिछलों का भी कर लेंगे जिनको तहफ़ मिले। देखिए ये ना, ये बहुत ही क्रिमिनल किस्म का इनका इंटेंट था। नंबर 1, ये तहफ़ कभी तोशा खाना में जमा ही नहीं हुए। ये इमरान खान साहब और फर्स्ट लेडी की पोजीशन में थे, वहां पे एवेल्युएटर्स को पीएम हाउस बुला के इनकी वैल्यूएशन की गई। अब ग्राफ का एक सेट है, ग्राफ का वो येलो डायमंड, उसकी ग्राफ की वेबसाइट पे 4 कैरेट के उस येलो डायमंड की अंगूठी की कीमत $9,85,000 है। इनको पूरा सेट मिला जिसमें झुमके भी हैं, जिसमें नेकलेस भी है, जिसमें ब्रेसलेट भी है, जिसमें अंगूठी भी है। उसकी लगभग कीमत तकरीबन 2.5-3 अरब रुपए की है। फिर खाना काबा के डायल वाली घड़ी देखिए, ये तो तबरक होती है कि सऊदी वली अहद ने खाना काबा के डायल वाली दुनिया में एक पीस है, उसकी कीमत लग ही नहीं सकती। उसकी अगर आप वेट देखेंगे डायमंड्स का, वाइट गोल्ड का, वो जाके कोई 90 करोड़ अच्छा, तारा साहब ये जो आप कह रहे हैं,
तारक साहब, ये जो आप कह रहे हैं करके आप ये कह रहे हैं कि उनको ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया, तो कैबिनेट डिवीजन के पास तो ये सारा रिकॉर्ड होगा। आप एविडेंस के साथ कह रहे हैं कि ये जो है वो प्रोसेस फॉलो किए बगैर जी मैं एविडेंस के साथ कह रहा हूं, मैं आपको कर देता हूं। जी देखिए, ये तमाम तर एविडेंस आ चुका कि एक तो ये गिफ्ट्स अंडर वैल्यूड थे, ये पीएम हाउस से बाहर नहीं गए, इनको ब्लैक मार्केट में बेचा गया, ज्यादा कीमत पे बेच के उसकी जो प्रोसीड्स थी अरबों रुपए की, वो अपने अकाउंट में इन्होंने कई जमा कराई, कई नहीं कराई। अब जो अकाउंट वाला मामला है वो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने टेकअप किया हुआ है, उस पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। एक एफआईए की इंक्वायरी अंडर वैल्यूएशन की वो अलग चल रही है। नैब की टीम दुबई बैठी है उमर फारूक से और टाइम जोन के मालिक से मुलाकात करने, जिससे जाली रसीद बनवाई गई थी। ये वो मामला नहीं है कि तोशा खाना से तोहफा आया तो आपने घर पे डेकोरेशन पीस रख लिया। ये फरा गोगी साहिबा दुबई जाती थी, वो बाकायदा ये घड़ियां और ये जेवरात पहन के जाती थी, इन पे कोई चेक नहीं था। अरबों रुपए के तहाइफ ब्लैक मार्केट में बेच के माली फायदा उठाया गया है। ऑन साहब इज अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, बड़े डिसेंट आदमी हैं, मगर इस केस को शायद डिफेंड ना कर सके क्योंकि हमारे पास तो बड़े ग्लेयरिंग किस्म के एविडेंसेस हैं। मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद नहीं है कि आपके तोशा खाना के ताइब आपके घर पे रख जी ऑन अब्बास साहब, आप ब्रेक के बाद देंगे जवाब या अभी रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा? जी जी गो अहेड। अभी देना चाहता हूं। अब्बास साहब इतना बता दीजिए कि जो 3 या 4 चीजें तालुआ तारड़ साहब ने बताई हैं, अगर इन चारों चीजों के प्रोसीड एवेल्युएशन पीएम हाउस में हुए तो इसका मतलब पहला सरकारी प्रोसीजर तो चल गया। एवेल्युएशन इमरान खान साहब खुद तो नहीं करा सकते, एवेल्युएटर बाहर में आया, पीएम ऑफिस आया, उसने एवेल्युएट किया, 10 रुपए की चीज है, आप 5 रुपए जमा करा दें। उन्होंने 5 रुपए जमा करा के वो चीज ले ली और उसको बेच दिया। ये कानूनी पैरामीटर सॉल्व हो गया। अब इस तरह करते हैं 1990 से 2022 तक जितने तोहफे, जितने वजीर आजम नवाज शरीफ को या जरदारी को मिले, उन्हें कहते हैं वो सारे तोहफे घर से लेके आके अवाम को दिखा देते हैं वो तोहफे मौजूद है या बेच दिए। अगर तो तोहफे मौजूद है तो वाह जी वाह, जबरदस्त, उन्होंने पैसे भी जमा कराए और तोहफे रख लिए। अगर गाड़ी तक इस काम के लिए प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि ये रूल है, गाड़ी ये रूल है कि आपने ये तहफ़्फ़ुज़ अगर गाड़ियां तक जो कि अलाउड नहीं है, आप सीने के साथ लगा के बुलेट प्रूफ जो गाड़ी इवैल्यूएशन नहीं कर सकते, वो तक पैसे जमा करा के घर लेके चले गए। उसकी इवैल्यूएशन होनी है सर, ये मुझे बताएं कि इवैल्यूएशन होनी है, ये ब्लैक मार्केट में सेल नहीं हो सकते। अच्छा, मजे की बात ये जो ब्लैक मार्केट वाला बार-बार कहते जा रहे हैं, इसके ऊपर अगर आपके अताउल्लाह सर आप तो गवर्नमेंट बैठे ना, आप और जो ऑडियो आई है जिसमें उस मुलाजिम को डांटा जा रहा है, आप टॉक शो पे क्यों नहीं दिखा देते? तुमने क्यों तस्वीरें खींची, तुमने क्यों तस्वीरें ली? तो ये तो देखे ना, ये तो बहुत बड़ी डकैती है। क्या अरबों रुपए के तोहफे ब्लैक मार्केट में ऑडियो पे डिस्कशन कर रहे हैं, आपने जमा नहीं कराए। हमारे घरों में भी तो माँ बहनें हैं। मैं अपने घर में अगर किसी से बात कर रहा हूं, उसकी ऑडियो रिलीज हो जाए, बताइए ये डिस्कशन के अखलाकियात क्या कहती है? आप कहते हैं कि वो नौकर से बात क्या कर रहा था और फरा को समझाया जाता है कि ये काम ना करें। लॉजिक इनटू इट यार। ये ऑन साहब वैसे वो गोशवारों में तो एक मेरी रिक्वेस्ट है जी जी अब्बासी साहब, एक रिक्वेस्ट है, तारड़ साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है। हम एक कल्चर में रहते हैं, हम एक चार दीवारी के रहने वाले, एक पूरे पाकिस्तान में हमारा एक सिस्टम है। जब ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स की बात करती है, कम से कम एक पैरामीटर तो तय कर दे। उस पर सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि क्या ये लीक्स जो लोग कर रहे हैं क्या उनको करनी चाहिए थी? क्या ये डिपेंड करता है कि अब लोगों की घरों की ऑडियो बना के बाहर हो सकती हैं, बजाय ये डिस्कस करें आप कहते हैं कि वो नौकर को क्या कह रही थी? आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, ये रवायत किसने डाली? इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म अपने लोगों के फोन टैप करके सुबह उसके ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा करते थे अपने दफ्तर में कि मेरा कौन सा आदमी कहां बात कर रहा है। हमसे तो कसम उठवा ले जो हमने कभी की हो। इमरान खान साहब शौक से पढ़ते थे जब इख्तिदार में थे। तारड़ साहब, हमसे तो कसम उठवाए, हमने कभी बनाए हो या फ्लोट किए हो। इमरान खान साहब जो बनाते थे वो आपको भी पता है, वो हमें भी देते थे, अब आपको भी देते हैं। चले मुझे एक ब्रेक लेने दें, बाद जब वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। तारड़ साहब जरा ये बताइएगा कि अभी जो मरियम साहिबा जलसे कर रही हैं उससे एक इंप्रेशन अब यही क्रिएट हो रहा है कि पहले वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, पहले एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा। तो इसका मतलब क्या ये तस्वुर करें कि शेड्यूल आने के बावजूद भी इंतखाबात टाइम पे अभी नहीं है?
पहले सारा प्रोसेस होगा फिर इंतखाबात होंगे? नहीं, देखिए हमने तो अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ उसी दिन कर दिया था जिस दिन मरीम नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी, और वो हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे गई हैं। उधर उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किए, और वो वर्कर्स कन्वेंशन बहुत सारी जगहों पर जलसों की शक्ल इख्तियार कर गए, और फिर उन्होंने ओवरनाइट वहाँ स्टे करके अगले दिन तंजीमी मीटिंग्स डिफरेंट विंग्स के साथ, सोशल मीडिया, यूथ, विमेन, लेबर, लॉयर्स, उन्होंने मुख्तलिफ हमारे विंग से भी मुलाकातें की हैं। जो इनके 2 रोज़ा दौरे रहे हैं हर डिविजनल हेडक्वार्टर के, उसमें हमारी टिकटों को फाइनलाइज करने के हवाले से, मजबूत उम्मीदवारों की सर, लेकिन इलेक्शन का बताएं ना सर, वो तैयारी तो आपने शुरू कर दी है, लेकिन इलेक्शन टाइम पे होने तैयारी तो इसीलिए की है, तो इसका मतलब 30 अप्रैल को इलेक्शन हो रहा है। हवाले से अब कोई भाम नजर नहीं आता। जी बिल्कुल 30 अप्रैल को होगा, शेड्यूल आ गया है, हम जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, और ये एक अच्छा मुकाबला होगा पंजाब के अंदर, तो हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। मुझे इसमें कोई ताख़ीर जी ओन साहब, मसला हल हो गया। वो कह रहे हैं 30 अप्रैल को हम इलेक्शन करा रहे हैं, और मतलब ज़ाहिर है हुकूमत जो कुछ प्रोवाइड कर सकती है सर वो देगी, इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल भी आ गया है। सो अब बैठ के कोई रास्ता भी निकाले ना। देखें, जिधर आप लोग कोशिश कर रहे हैं वहाँ से भी जवाब आ गया कि उन लोगों ने कहा है कि अब हमने सियासतदानों के मैटर्स में बोलना ही नहीं है, और सदर मुमलिकत जो कोशिश कर रहे थे वो भी कामयाब नहीं हो पाई। तो अब आपस में बैठ के कोई रास्ता निकाल लें, क्योंकि वहाँ से कुछ नहीं होना तो सियासतदानों ने ही मसला हल करना है आपस में। अच्छा बस पहली बात तो ये कि जो मसले का हल है वो तो आइन में मौजूद है, इसके लिए हमें तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं। 30 अप्रैल की डेट एज़ पर लॉ बनती है, कानून ने दी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ गया, सदर साहब ने दे दी। आप गवर्नर KPK के ज़रा घमंडी अप्रोच चेक करें, उसकी ज़िद्दीपन चेक करें। मुलाकात हो रही है, मैं सोच रहा हूँ, सिक्योरिटी सिचुएशन ये, लेटर लिखे जा रहे हैं। सो इस गवर्नमेंट की जो प्रेफरेंस है वो तो अंदाज़ा हो रही है कि इलेक्शन ये नहीं चाहते। आज स्केजुअल आने के बावजूद भी ये 100 कहे कि 30 अप्रैल, इनकी नीयत तो नहीं है। अब वो क्या गिदड़ सिंह ये जो एंड टाइम पे निकलती है उसको देखेंगे कि नून लीग क्या लेके आती है। बट हैविंग सेड दैट, अब्बासी साहब यू आर अ वेरी सीजन जर्नलिस्ट। मैंने आपकी प्रोड्यूसर को तमाम वीडियोस भेजी हैं जिसमें जिले शाह गाड़ी में बैठा हुआ नजर आ रहा है, और वो कह रहा है कि मुझे अरेस्ट करके लिया जा रहा है, और 1.5 घंटे बाद उसकी लाश सर्विसेज हॉस्पिटल में पड़ी है लाहौर में, जिसमें उसका सर को 2 टुकड़े कर दिया गया है। आर यू ब्रेव इनफ टू टेल, कम से कम यहाँ पे चला के दिखा तो दे कि PTI के 2 वर्करों को शहीद कर दिया गया। सर बहुत अफसोसनाक बात तो कर लीजिए। देखिए ये बहुत अफसोसनाक है, मैंने प्रोग्राम ने पाबंदी क्या लगाई है कि जी रैली ने क्या तो लाशें भी नहीं दिखा सकते। पैमरा ने सर पाबंदी लगाई है कवरेज के ऊपर, और इस सारे मामले दिखा सकते। सर मेरी गुजारिश तो सुन लें, के लिए उनके बच्चों के लिए ये पाबंदी दुरुस्त नहीं है। तो मर्सी रख लीजिए यार। सर मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात सुने, मैं डिस्कस तो कर रहा हूं, मेरी बात तो सुन लें सर, मेरी बात तो सुन लें। मैं मजम्मत भी कर रहा हूं, डिस्कस भी कर रहा हूं। ये पाबंदी गलत है, ये पाबंदी नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना आपकी हुकूमत पैमरा को जो है ठीक कर सकी, ना ये हुकूमत ठीक कर रही है, और ना अगली करेगी। लाशें दिखाने पे पाबंदी नहीं है। अभी मैं अगर आधे घंटे बाद तो मैं तो एज इट इज लाइव आपकी बात सुनवा रहा हूं ना, मैं इनकार तो नहीं कर रहा हूं। कत्ल हो गया तो उसकी वीडियो नहीं दिखा सकते। नहीं, मैं आपकी बात पहुंचा तो रहा हूं, आपके सामने ये बात पहुंचा रहा हूं कि मैं अगर शहीद हो जाऊं या मैं कत्ल हो जाऊं तो मेरी वीडियो दुनिया को तो दिखा दे कि मुझे किस इक़दाम में मारा गया, आखिर मुझे कत्ल क्यों किया गया। ये तो मेरा राइट बनता है। अब दिखाएं ना जिले शाह के लिए, बिलाल के लिए, लोगों को दिखाएं कि क्यों मारा गया उनको आखिर। थैंक यू सो मच ऑन अब्बास। बप्पी साहब, अतारड़ साहब मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये बात दुरुस्त है, पाबंदी जो है वो जिस तरीके की मीडिया पर पाकिस्तान में लगती रहती है, ये किसी भी सूरत इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इदारों को ठीक करने के बजाय इन्हीं चीज़ों को बाद में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मीडिया को भी इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।